चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हम लोग ने कैपेसिटर के ऊपर कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे, मतलब न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस कर रहे थे, जो जिसमें हम लोग सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को भी देख रहे थे। साथ साथ में अपन लोग ने केवीएल केसीएल वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था ना। और फिर एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, एनर्जी लॉस। जब भी हम चार्ज करते हैं किसी कैपेसिटर को, तो बैटरी जितना वर्क करती है उसका आधा, यानी CV स्क्वायर वाज द वर्क डन था। वर्क डन मतलब इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं, लेकिन मिल कितनी रही थी, हाफ CV स्क्वायर ना। तो वहां से आया था एनर्जी लॉस प्रॉब्लम, वहां से बनता है। तो ये उसी चीज का डायग्राम है, अगर एग्जाम में आएगा कभी तो वी कैन डू इट, कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट कैसी होती है। तो चार्जिंग में हम इस तरीके से पैरेलल में लगाएंगे, और डिस्चार्जिंग में इस तरीके से पैरेलल में एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाएंगे। इधर चार्ज हो रहा है, इधर डिस्चार्ज हो रहा है ना। और जब इसके दौरान अगर हमारी एनर्जी की कितनी लॉस हुई, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है। लेकिन इससे पहले, इसी एक क्वेश्चन करने से पहले, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, पहले उसको डिस्कस करेंगे। जो कि क्लास में हम लोग ने एक पढ़ाई करी है, ऑलरेडी कर रखी है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कल और परसों, उसके पहले जो मैंने जब क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर काफी आपके टाइम दिया था। तो मैं क्वेश्चन किस तरीके का, एक सर्किट बनी हुई है, मैं सर्किट बना देता हूँ। सर्किट में आपके लिए बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। सब लोग साथ में बनाएंगे, टाइम बचाएंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो तरीके मैंने सिखाए हैं वो प्लीज अप्लाई करिए, और आप सबका आंसर आएगा। सबसे पहले हम लोग हर पॉइंट पर उसका पोटेंशियल लिख लेते थे, है ना। अभी मैं जब पूरी सर्किट बना दूंगा तो शुरू हो जाइएगा। 9 और इस तरीके से ये 8 माइक्रोफैरेड है, ये 9 माइक्रोफैरेड है। यहां पर दिया गया है टर्मिनल ए, यहां पर दिया गया है टर्मिनल बी। इनके बीच में, अच्छा एक बैटरी लगाई है तो मैं भी बैटरी लगा दूंगा, चलो वो भी लगा दूंगा। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन है, यहां से एक वायर लिया और उसको ले जाकर के यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। यहां से एक वायर लिया और उसको ले जाकर के 9 और 5 माइक्रोफैरेड में जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा देखा है ना पहले कभी क्लास में? फिर यहाँ पर बेटा पोटेंशियल ए और बी के बीच में आप ऐसे लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये 60 वोल्ट दिया गया है। बैटरी लगी थी, लेकिन अब मैंने बैटरी नहीं बनाई, तो अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। किसके बीच में? ए बी के बीच में, माने ए बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना है। दूसरा कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। पहले सवाल समझ लो, है ना। सवाल समझ लो कि मैंने डेटा नहीं लिखा हुआ है, डेटा लिखा है सिर्फ और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो, इस तरीके की सर्किट हमने आपको दे दी, ठीक है। और इस सर्किट में ए और बी जो टर्मिनल है, इनके बीच में एक बैटरी लगी थी 60 वोल्ट की, तो मैंने वहां 60 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया पहले बताओ ए और बी के बीच में टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो तुम्हें पता है सीरीज पैरेलल वाला खेल करना है। फिर कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तुमने ये निकाल लिया, अब मुझे बताओ ये जो 5 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। समझ में आया? ये दो क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। द ऑप्शंस आर 8 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। सॉरी, द पोटेंशियल नहीं, इसमें चार्ज पूछा गया है ना। ये पूछा गया है चार्ज अक्रॉस, उसके ऊपर वाला एक क्वेश्चन था उसमें पोटेंशियल था, तो मुझसे गलती से लिख गया, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि चार्ज ऑन 5 अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो वही कह रहे हैं कि भैया यहां पर कितना चार्ज होगा, ये कितना चार्ज यहां पर इकट्ठा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, मैंने ऊपर का क्वेश्चन देख लिया था। दूसरा है इसमें 4 माइक्रोफैरेड 50 माइक्रोकूलम। तीसरा है
12 माइक्रोफैरड कॉमा 150 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रोफैरड कॉमा 200। सिर्फ आपके पास 1 मिनट है आपके पास, सर्किट को रीड्रॉ करो। चलो लग जाओ सब लोग, क्योंकि कभी कभी कॉपी पे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी फिर से हेल्प कर रहा हूं। आप देखो, अगर आप इधर से मान लो पॉजिटिव है तो यहां से चार्ज आ रहा है, मेरे लिए इधर जगह कम है इसलिए मैं ये चूज कर रहा हूँ। किसी को कोई बाधाएं नहीं है, तुम चाहो तो उसको पॉजिटिव मान लो, उससे फर्क तो पड़ना नहीं है। जो पॉजिटिव होगा वो V वोल्ट पे होगा, वो 0 पे होगा कैपेसिटर वाले खेल में। तो बस हमारे ये सीरीज और पहले पहचानना है, और कुछ तो करना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक नया मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ ए बी हो गया, तो ये मेरा सी हो गया, ठीक है मेरे भाई। और इसी प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, डी। तो मतलब क्लियर हो गया, सी यहाँ चला आया और डी। सबसे पहले तुम ये बनाना सीखो, सबसे पहले सर्किट बनाओ तुम। जब तुम सर्किट बना लोगे तब मैं आगे की चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करें थोड़ा। जिसने सर्किट बनाई होगी सबसे पहले क्या बनाते आए हमें, जैसे ए बी। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे ए, है ना, बी, वेरी सिंपल, है ना। इस तरीके से बनाओ, ए हो गया और बी हो गया। अब क्या करेंगे, ए और बी के पीछे कैपेसिटर्स। पहला क्या है बताओ, ए से क्या लगा हुआ, 8 माइक्रोफैरड, क्या लगा हुआ, तो 8 माइक्रोफैरड लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है, तो क्या मेरा 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर बताओ, डी आ गया। फिर 8 का एक टर्मिनल कहाँ है, बी पर, और एक टर्मिनल कहाँ है, सी पर, ठीक। तो ध्यान से देखना, तो अब मेरे पास ऑप्शन अभी सीधे जाने के नहीं है, मेरे पास अभी डी और सी पर जाने के हैं। तो ये डी यहां से जा रहा है और कहां लग रहा है, इधर। यानी कि इस पॉइंट के दो रास्ते हैं, एक तो 9 की तरफ जा रहा है, एक किधर जा रहा है, 9 की तरफ, और एक जा रहा है किधर, देखो ना, एक जा रहा है किधर, 5, एक किधर जा रहा है, 5। नहीं दिखा, मैं वापस से आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर से आ रहा था, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस समय, तो मेरे पास एक ये रास्ता है, घूम करके यहाँ आके मिल रहा है, देखते रहा ध्यान से। एक ये रास्ता आगे जा रहा, अभी तो यही दो दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे चलकर मैं बोल दूंगा 3 थे, एक ये भी तो था। अरे भाई, ये डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो तुम यहां से देख रहे हो, तो तुम यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ कितने रास्ते मिल गए, 2 मिल गए, और एक यहाँ था, तो 3 हुआ टोटल ना। तो ये इस पे घर में जाके प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो फिर नहीं कर पाओगे, यहाँ आकर के उससे कुछ नहीं होने वाला, हम कितना ही पढ़ा देंगे। जो घर पे जाके सोचेगा कि अरे देख के दिख रहा है ऐसे, मेरी नोट देखा, अरे ये तो आ रहा है समझ में, गलतफहमी है। ये वाले क्वेश्चंस जब तक आप ये जैसे मैं कर रहा हूं ना, अभी आज भी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये नहीं करो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं बना पाओगे खुद से बिना प्रैक्टिस किए। जब तक दोबारा घर पे जाकर के जीरो से मतलब सब मिटा करके यहाँ सर्किट देख करके जो मैंने बनाया है वो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो रोज आके कंप्लेन ही करते रहोगे कि सर नहीं आया। तो मैं अब ना आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम भाई डी, ग्रीन ग्रीन हो गया ना, इसको मैं ये डी लिख दिया। अब पहचानना, अब आखिरी कोशिश है मेरी,
एक एक पहचानना, वैल्यू आप मेरे साथ पुट करना, ठीक है। तो अच्छा डी से लगा है 9, 9 लिख दें, ठीक। डी से लगा है 5, लिख दें यहाँ 5। डी से लगा है 10, लिख दें यहाँ 10। इतना कर पाओगे? अब सबका एक एक हिस्सा हमने कर दिया, अब दूसरे हिस्से की बारी। तो 9 का दूसरा हिस्सा कहां गया? सी पर। 9 का दूसरा हिस्सा कहां गया? सी पर। कहीं सी मैंने अभी लिख दिया, उसको फिर से कलर कर दे, जब कलर कोडिंग यूज कर ही रहे हैं 1 मिनट तक के, आधा आधा ठीक है। अब अपन यहां बना दिया सी। 9 कंप्लीट हो गया। अब आगे आओ, तो मतलब जो जो करते जाएंगे उसको टिक लगा दे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 का भी अगला हिस्सा कहां है भाई? ठीक है। अब आओ फिर से, तो बचा कौन? 10, 10 का भी हुआ कि नहीं हुआ? पहुंच गया। तो जितने हो गए उतने पर टिक लगा दो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या? सिर्फ 12 बचा। क्या? सिर्फ 12 बचा ना। अब सी किधर जा रहा है? सी जा रहा है बी पर, तो सी और बी के बीच में क्या आ गया? इतने से क्वेश्चन के लिए हम लोग 1-1.5 घंटे टाइम वेस्ट कर देते हैं हमेशा, इतने से क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है कि नहीं आई डोंट नो। डिफिकल्ट है क्या ये? घर पे किया था? तुमसे ही पूछ रहे। ये भी बना लिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या करें? हाँ वेरी गुड, करिए। करके मुझे सी इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया, कर लिया तो कर डालो, खत्म करो। तो क्या करेंगे? पहले पैरेलल वाला करेंगे। पैरेलल में क्या होता है? सिर्फ ऐड करना होता है ना? जल्दी खत्म करिए। 24 आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। जब आप लोग करने लगेंगे तो काम ही खत्म। 24 माइक्रोफैरेड, ये तो 8 ही था बेटा। और यहां पर क्या है ये? हाँ भाई, क्यों आया कि नहीं आया? इधर कितना आता? 80/9। क्यों? फोर्थ वाले का हम लोग तो पांचों वाला डिस्कस कर रहे हैं ना। रिफंड गाली खा लिए क्या तुम लोग? मुझे पांचों बताया गया था, मैं पांचों के चक्कर में था। टिक लगाता हूँ ना उस क्वेश्चन पे। अरे चौथा भी कर देंगे, ऐसा क्या है? पांचवा, चौथा, तीसरा सब करवा लो। तुम पांचवा तो कर लो। ये कर लिया क्या तुम? तो ये आ रहा था क्या समझ में तुम लोग को? तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसमें सबसे कीमती चीज तो बची गई, चार्ज निकालना। तुम ये निकाल लो, अगर आ गया तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या है? सी इक्विवेलेंट निकालना है बच्चे आप लोग को। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब इसको एरो बना दो। फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1 हमेशा इवन नंबर, सारे इवन नंबर है तो सबसे अच्छा है ना? इसमें से कुछ कॉमन ले सको तो कॉमन ले लो। 4 तो सबका मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, 4 तो 1/4 तो ऐसे ही कॉमन हो रहा है। ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि नंबर छोटा हो जाए, एलसीएम लेने में आसानी हो। तो 1/4 को आप बेटा सबसे पहले बाहर कर लीजिए, बचेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब बताओ, ये करना आसान नहीं है। 1/2 और 1/3 का एलसीएम 1/6 आ रहा है। सबसे मजेदार बात तो यही है। और ऊपर 5 आएगा, 5/6 यानी 6/6 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो अब आंसर कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरेड। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यह ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें एक ही ऑप्शन, मतलब एक ही चीज निकाल लो। यानी क्वेश्चन देने वाले ने भी दिमाग ये लगा के रखा था कि बच्चा नहीं कर पाएगा क्यों, नहीं निकाल पाएगा क्यों, तो उसने सी इक्विवेलेंट पर तुमको सारी बाजी खेलने के लिए दे दी। तुम्हें तो दूसरा सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला करने के लिए ना तुम्हारे कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा सिखाऊंगा, है ना? ए इज राइट आंसर बता रहे हैं दीपक। बेटा दीपक गलत है। अगर आप इंटरनेट पे इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट पे कहीं भी चले जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। हम तुमको बता दे रहे हैं ना, उसमें 8 माइक्रोफैरेड बोल दिया।
और इंटरनेट में हर जगह इसका आंसर 8 ही माइक्रोफेराड आपको मिलेगा। जाओ तुम चैट जीपीटी से करा लो। हम बता रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी में तो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जब उससे नहीं हो पाता तो इमेज बेस्ड में तो इसमें 4 आएगा, क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरा तो गणित यही कहता है। बाकी तो देख लो। आओ भैया इधर अब करते हैं इस जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको सीखते हैं। अब मैं जो सिखाऊंगा ना वो सबसे कम टेक्निकल, कम कॉम्प्लेक्स और आसान भाषा में सेम आंसर। मैंने जो पढ़ाया मैं अपनी बात करता हूं। मैंने क्या पढ़ाया था? सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहां 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई मेरे भाई। यही तो बात है। कहीं चले जाओ इंटरनेट पे, तुम चले जाना, तुम देखना इतने बड़े बड़े सोल्यूशन मिलेंगे तुमको, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मेरे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मुझे भी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इनके लिए आसान रहे, और हम भी उतने ही लेवल पे बराबरी, जब हम कंपटीशन बैठे तो हम किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि हमने बस चीजों को आसान कर लिया। तो बहुत ही आसान दिखा मुझे ये क्वेश्चन, बहुत आसान। एक ही फॉर्मूला, मैंने कहा ना एक ही फॉर्मूला पकड़ूंगा। पहला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? C इज इक्वल टू, या तुम्हें ये याद हो, Q इज इक्वल टू CV। ये तो रट गए होगे, क्वेश्चन में Q ही पूछा गया मुझसे। अच्छा चलो ये बताओ, पैरेलल में वोल्टेज बदलता है कि सेम रहता है? देख क्या बात, तुम तो यार एकदम क्या बात है, फ्रेश एनर्जी ले आती है हमारे अंदर। हाँ, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, 9th 10th के ऊपर मैं दिमाग नहीं लगाता। वोल्टेज यहां कुछ बट गया होगा, 60, ये कंज्यूमर है, ये सारे ये सप्लायर है, ये सारे कंज्यूमर है। तो इन तीनों में तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तो यहां कंजम्पशन तो एक ही वोल्टेज होगा। तो मुझे दिख रहा है एक वोल्टेज यहां कट गया, एक वोल्टेज यहां कट गया, और फिर जो बचा वो यहां कट गया, है ना। और मेरे पास ये फॉर्मूला है, मुझे क्यू निकालना है, मुझे सी पहले से पता है, देखो ना, सी इसका पता, इसका पता, इसका पता, तो मुझे वी निकालना था। और फिर से मैंने यही फॉर्मूला, देखो यहां था ना, सी इक्विवेलेंट निकालने से मैं कहूंगा बैटरी टोटल कितना चार्ज दे रही है, ये निकाल सकता हूं मैं। कैसे? मैं कहूंगा सी इक्विवेलेंट इंटू जितना भी हम सप्लाई कर रहे हैं। अरे ये तो सर 240 आ गया, और इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि सी माइक्रो में है तो माइक्रो कुलम, माइक्रो कुलम, क्योंकि सी हमारा माइक्रो में था ना। अरे 4 माइक्रो फैराड है भैया, है ना। तो माइक्रो फैराड करोगे तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, वो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ठीक भाई, ये आ गया। अब मेरी बात सुन ध्यान से, अब तुझे क्यू भी पता है, सीरीज में क्यू बदलेगा क्या? सीरीज में क्यू बदलेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो अपन इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम इसका और इसका वोल्टेज निकालेंगे। तो ये भैया 8 है और वो 12 है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो V का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बताओ? C Q अपॉन C। ठीक बेटा, तो Q तो सब में सीरीज में सेम रहता है, तो 240/8 है ना। और ये हो गया तेरा V1, ये हो गया तेरा V1, ये हो गया तेरा V3, और ये तेरा हो गया V2। गलत करूं तो बताना। तो ये क्या हो गया भैया, 30 वोल्ट। 60 में से 30 तो ये अकेले खा गए। अब तुम कहोगे माइक्रो कहां चला गया? अरे मेरे भाई, माइक्रो कुलम यहां है, और माइक्रो फैराड, ये माइक्रो से माइक्रो कट गया, और कुलम पर फैराड इज वोल्ट। समझ गए? तो ये एकदम सही आंसर है। 30 ये खा गए। अब बचा कितना हमारे पास? 30। अब उसको चेक करो, वो 12 है। V3 निकालो, निकालो कहीं, अब तो निकाल के बताओ यार। V3 निकालो, कितना आ रहा है? अरे भाई 240/12, 12 दूनी 20, ये खा गया। V3 कितना आएगा? 20। बचा कितना? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। 10 पता है, ये 5 पता है, 50 माइक्रोकुलम आंसर आ गया। लो, वो भी तुमने कर लिया जो नहीं कर पा रहे हैं लोग। कुछ कठिन है क्या? कठिन होगा तो मेरा काम क्या है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन भी देख लो इनका, क्या है चौथा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, नहीं बताएंगे, ये तो और बेकार क्वेश्चन है। ये तब भी थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था। सर्किट एक ही सिंगल सर्किट नहीं कर रही है, तुम भी नहीं कर पा रहे हो, तुम मुंडी क्या हिला रहे हो? लाओ बता दे यार, नहीं तो कहेंगे सर बताते नहीं है। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इस बार चार्ज भी निकालना है, और वो पैरेलल ब्रांचेस दी गई हैं यार, लूप से कर लो सॉल्व। हाँ, बैटरी दी गई है, तुम पहले सी इक्विवेलेंट के टोटल, फिर से वही अप्रोच रख लो, टोटल चार्ज निकाल लो। तुम लोग भी देख लो क्वेश्चन, तुम्हारे अच्छा क्वेश्चन है।
चार्ज तो निकाल सकता है कोई भी। कैसे? सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका मतलब हो गया 2 माइक्रोफैराड। वाह, मैं कुछ भी बोलूं, हाँ हाँ हाँ, 8 हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि वो पैरेलल में थे, उल्टा होता है। बेटा एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में, उस पर डिस्कस हो रहा है, इसलिए तुम परेशान ना हो, तुम ये नोट करके वो कर लो। 8 ये हो गया, और फिर 1/8, 1/20 और 1/12। फिर से जो कॉमन हो वो निकाल लो, 4 ही कॉमन है, 1/4 कॉमन निकल जाएगा, है ना। सॉल्व कर डालिए, फिर आपको टोटल क्यू मिल जाएगा, क्यू कितना सप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखना, अब फिर से वही अप्रोच, फिर से तुमने वोल्टेज सप्लाई किया 310, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात, 310 में से 20 माइक्रोफैराड कितना खा जाएगा, और 12 जो बचेगा वही बाकी 8 माइक्रोफैराड वाले को मिलेगा। आंसर वहीं से आ गया, तीनों सीरीज में थे। कर रहा है कोई? चले भाई आगे बढ़े। करेगा कोई? मैं ही कर देता हूँ, चलो लो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ कितना दिया गया है, बैटरी कितनी दी गई बेटा, बताओ, थोड़ी हेल्प तो करो। 310 वोल्ट है ना, और यहाँ दिया गया कितना, 12, और यहाँ कितना दिया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस आप लोग देख नहीं रहे। यहाँ भी दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ भी दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, बस देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। अब वही सर्किट है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे नहीं, अच्छा मैंने जो पिछली सर्किट बनाई थी उसमें ये 8 था और यहां पर 3 लगे हुए थे, और यहां 2 लगे हैं, और यहां पर इसी सर्किट को मैं चाहूं तो बना सकता हूं वेरी सिंपल तरीके से। ये हो गया मेरा टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। अभी खुश हो जाओगे तुम लोग को, अरे आ गया आ गया आ गया। मतलब बस सर्किट बनानी है। इस बार ये पहले आ जाएगा 20, पिछली बार यहाँ 8 था, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ भी आ जाएगा 4 है, और यहाँ पर आ रहा है कितना भाई, सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुम लोग को, ये है तुम्हारा, लो ये हो जाएगा। तो फिर से तुम नहीं निकाल लोगे क्या, सी इक्विवेलेंट निकालोगे, टोटल चार्ज मिलेगा। फिर से तुम क्या करोगे, क्यू टोटल क्यों निकालते हैं, क्यू टोटल इसलिए निकालते हैं ताकि सर वोल्टेज ड्रॉप निकल जाए, V1 V2 और V3 ये निकाल सके हम लोग। अब इससे क्या होगा, पिछली बार भी आपने सिखाया था, क्वेश्चन सेम है, कह रहा है बताओ 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना वोल्टेज और कितना चार्ज होगा, सेम क्वेश्चन नहीं हुआ, तो क्यों पूछ रहे हो, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन है, आप निकाल लें। क्वेश्चन कह रहा है कि V4 माइक्रोफैराड वोल्टेज अक्रॉस दिस, Q अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड, ये 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यू टोटल निकालना है किसी को, तो ये देखो ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ, ये 1/8 हो जाए, ये 8 हो जाएगा। इसका सर्किट अगर कोई बनाना चाहे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 12, खत्म। और ये है तेरा 360, 300 जो भी है 10 है, जो भी कर लो, ये इतना थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। और इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/8 प्लस 1/12, 1/4 कॉमन ले लिया,
1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3, लो ये हो जाएगा 6, 6×5 = 30, है ना। ये यहाँ से आ रहा है 5/6, और ये भी कर दे रहा हूँ, लो भाई 1/4, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6, और इधर आ जाएगा 25, 25 प्लस 6 31, 31/30 आ रहा है। वो कर लीजिएगा, करके आंसर निकाल लीजिएगा। इससे क्या सी इक्विवेलेंट से क्या मिलेगा, क्यू टोटल में क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू 310। इस तरीके से हम क्यू टोटल निकालेंगे। सेम सोल्यूशन, सब कुछ सेम टू सेम है, मेहनत करो जाके। चलो भाई पढ़ाने दो अब मुझे। आज क्या पढ़ रहे थे, एनर्जी लॉस। समझ में आया कुछ कुछ? जाके घर पे करोगे तब मजा आएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। इसका आंसर बता दो क्या क्या दिया गया है। तुम आंसर क्यों नहीं बता देती लड़की, क्या नाम है तुम्हारी, तो किताब से था ना ये। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। इसका आंसर आना चाहिए 1200 माइक्रोकूलम, 150 है, 150 वोल्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाएगा। यहां आकर के चार्ज बटेंगे, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको करना है। इसमें परसेंटेज निकालने का काम था, हमारा टास्क था परसेंटेज निकालना। तो जिसको परसेंटेज का फॉर्मूले से डर लगता है कि सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो भाई जितना तुम्हारे एनर्जी का लॉस हुआ अपॉन जितनी इनिशियल एनर्जी थी इंटू 100 कर दोगे, तुम्हें परसेंटेज मिल जाएगा। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए परमानेंट फॉर्मूला, तुम्हें डेल्टा यू का नोट्स में ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, जाके पीछे पे देख लेना, कल की ही नोट्स में मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ये 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V²। V क्या होता था, कॉमन पोटेंशियल, है ना। ये फॉर्मूला लिख लो पहले, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, टाइम वेस्ट होगा। हो गया ये। अब UI का फॉर्मूला तो पता ही है, हाफ CV², ऊपर लिखा हुआ है ना। ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसका सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो यही देख लो यार, है ना, देखो हाफ CV², ठीक, डेल्टा यू निकाल लो। अब दोनों कैपेसिटी C1 C2 की वैल्यू क्या दी गई थी क्वेश्चन में, इक्वल कैपेसिटेंस, ये दिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो C1 C2 क्या हो जाएगा, C² और नीचे 2C, एक C से C कट गया, ठीक है, इंटू V²। अब बाद में करना कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट व्हाट, परसेंटेज लॉस। समझ गए। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने ही लायक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू अब दे दी, मतलब इसी क्वेश्चन को, मतलब ये तो डेरिवेशन हो गया तुम्हारा, इसी क्वेश्चन को वैल्यू के साथ दे दिया। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, दूसरे वाली की अब C1 C2 लगेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो ये करो, ये करके देखो कि क्या इससे तुम्हें कुछ समझ में आया या मुझे पूरा पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, UI निकालोगे। कैसे निकालोगे, हाफ C1 V², V क्या, बैटरी का V। इसमें कौन सा V लोगे, ये वाला V लोगे, याद रखना, ठीक है। लिखो उसको और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहां से वैल्यू पुट करो जरा, 1/2 इंटू ये 2 इंटू V², तो आंसर क्या आ गया, V²। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस इंटू V², है ना। तो वैल्यू पुट कर डालो जरा, तो C1 C2 का डालो, 2 इंटू 8 और नीचे क्या जाएगा 10 इंटू V², यही तो है। कुछ गलत किया क्या, आराम से करिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, टाइम बचाइए अपना, है ना। कितना जाएगा ये, 5
और ये कितना आ जाएगा 4, यही तो आएगा। तो यहाँ से अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो विच इज इक्वल टू 4v² अपॉन 5 डिवाइड बाई v² इंटू 100, यही तो आ रहा है मेरे भाई, है ना। आंसर आ गया 80%। कैसे किया मैंने भाई, 5 दूनी 10 होता है और 4 दूनी 8 होता है। आंसर इज इट ओके? सिंपल है कि नहीं? तो अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट भी लग सकते हैं क्वेश्चंस आपको। ठीक है, अब जैसे किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सर आपने वी कैसे लिया, बेटा जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जितना वोल्टेज इसने था सब उसको दे दिया, इसको वी मिला तो वो वी ही तो देगा, आगे ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया इसको। अब इसी पर एक क्वेश्चन आता है वर्क वाला। वर्क के क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखो नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स इज, अब दोनों को लगा दिया तो बैटरी के पास अब दो कैपेसिटर चार्ज करने हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसको। ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं चाहिए कभी भी, ये सब फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ आज, है ना, थोड़ा दिमाग आराम से लगाना मेरे भाई, या तो मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सोचूं कि मैं इसको चार्ज करूंगा फिर इसको चार्ज करूंगा, या तो मैं कहूं कि इसको लगे रहने दो। मैं तो देखता हूं कि इसका इक्विवेलेंट कुछ होगा, इक्विवेलेंट होगा मतलब टोटल जो कैपेसिटेंस ये एक्सपीरियंस करेगा उसको चार्ज करने में जितना मेरा काम लगेगा उतना दोनों करने में लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रिड्यूस किया जाता है। तो आप मुझे बताइए पैरेलल में है सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 करना होता है, तो C प्लस C/2 क्या बना देगा भाई 3C/2, है ना। तो आप क्या करोगे, सिंगल आपकी ये बैटरी है और अब आपका एक सिंगल कैपेसिटर। अच्छा ये सॉल्व करना आसान नहीं है, अब तो सिंगल कैपेसिटर है और सिंगल बैटरी है, चार्जिंग की सर्किट है, कर डालो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ CV² ही होता है, जितना वर्क बैटरी करती है उतना ही तो चार्ज होता है। ये हो जाएगा 3C/2, और ये वर्क का इसका कुछ नहीं दिया गया था ना, ये भी दिया गया था, W हाफ C इक्विवेलेंट इंटू, इतना ही करना था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कितना आंसर आएगा भाई बताओ, सॉल्व क्या कर रहा हो देखो ना, 3/2 है, 3/4 हो गया, 3/4 CV², है ना भाई। सच में आसान है ये, तुम लोग जो सोच रहे हो, ये मैं कुछ ऐसा नहीं जादू नहीं कर रहा हूं, सब तुम्हें आता है, बस तुम्हारे ही फॉर्मूले हैं वही यूज करना सिखा रहे हैं बस। आया कुछ, कैसे हो रहा है ये सब। इसमें एक चीज पढ़ाई जाती है ना, चलो तुम भी सुन लो। जब किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं ना, चार्ज करते हैं तो जो ये बैटरी है ना ये कुछ वर्क करती है, क्या वर्क करती है, चार्ज को भेजती है ना। तो जो भी वर्क करती है वो क्या होता है हमारा भाई 1/2 CV², ये फॉर्मूला है, ठीक है। यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाना है, ठीक। तो इसमें क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है तो इसीलिए हम इसका हाफ लेते हैं, टोटल वर्क तो CV² होता है। हमें तो सिर्फ लेना जितना चार्ज हुआ ना, लॉस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो चार्जिंग के लिए फॉर्मूला ये है, ठीक। तो बेटा हमने क्या किया, दोनों को जोड़ करके हमने पैरेलल वाला कंसेप्ट याद है ना तुमको, तो दोनों को जोड़ के मैंने ये बना दिया। अब एक ही कैपेसिटर दिख रहा है मुझे, इसी को चार्ज करना है तो फॉर्मूले में एक ही कैपेसिटर की वैल्यू पुट करनी है, अभी तो वोल्टेज ऑफ बैटरी होती है, समझ गए। ऐसे किया और आ गया आंसर। ये करो भाई नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन एक तरीके का, तुम्हारे लिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप आसानी से कर सके इसलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक। इसमें क्या है, N1 कैपेसिटर है, N की संख्या कुछ भी लो, 2 3 4 5 6 जो भी लेना ले लो, ठीक है। और सबकी वैल्यू C1 के बराबर है, उसको चार्ज कर रहे हैं किसी सोर्स से, मतलब बैटरी 4 वोल्ट की बैटरी से N टाइम्स, N क्या है, N की वैल्यू मैंने बोला कुछ भी एज्यूम कर लो, इतने कैपेसिटर हैं उनको हम 4 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हैं। फिर कह रहे हैं अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 ईच ऑफ वैल्यू, मतलब कह रहे हैं कि अब फिर से कोई संख्या ले ली हमने और C2 कैपेसिटेंस के हर कैपेसिटेंस को हमने चार्ज किया, अब क्या भाई V, कैसी बैटरी ली हमने, V पोटेंशियल, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगेगा वो लगेगा
V, है ना ये, ठीक। अच्छा पैरेलल याद है तुम्हें, पैरेलल में सब ऐड हो जाते हैं, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या जाएगा N2C2, तुरंत सॉल्व कर दिया मैंने। अरे पैरेलल देख लिया ना मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, तो मैंने इस तरीके से दिमाग लगाया, बाकी देखिए गलत भी हो सकता है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। तो कह रहे हैं इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। तो कह रहे हैं भैया जितनी एनर्जी हमने पहले वाले, देखो पहले सीरीज में लगाया था, हाँ सही सही तो बनाया था मैंने, ये देखो कंफर्म हो गया मेरा, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ करके डिसाइड करूँ। हमने कहा ना गलत भी हो सकता है, लेकिन अब मैं कंफर्मेशन कैसे मिला मुझे, जब मैं दोबारा पढ़ा। मैं खुद आज भी इतना मैच्योर होने के बाद भी मैं अभी भी 2 बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ एटलीस्ट फिजिक्स का। तो तुम लोग अगर एक बार पढ़ के करते हो तो गलत बात है, एटलीस्ट 2 बार। तो जो हमने कंप्लीट किया, वापस जैसे आया वैसे कंफर्म हो गया कि हमने सीरीज में पहले कनेक्ट किए, कैसे कैपेसिटर, C1 वैल्यू के कैपेसिटर, C1 C1 C1, और कितने N1 टाइम्स, कितने बार N1 टाइम्स। जो बैटरी लगाई वो कैसी लगाई, 4 वोल्ट, कैसी बैटरी है मेरे भाई, 4 वोल्ट। जो भी एनर्जी स्टोर करता है उतनी एनर्जी स्टोर करते हैं जब हमने पैरेलल में लिए कैपेसिटर जिनकी वैल्यू कैसी थी, C2, और ये इस तरीके से कितनी बार, N2 टाइम्स, ठीक। और हमने बैटरी कितनी कनेक्ट करी है, बताओ, V, है ना, +V और 0। जिसने मुझसे पढ़ा होगा समझ गया होगा कि ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये वोल्टेज हो तो बैटरी, ठीक है। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में जितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है उतनी ऊर्जा इसमें भी हो रही है, क्वेश्चन बता रहा है मुझे। तो कह रहा बताओ ये C2 की वैल्यू C1 के टर्म में, मतलब कि कोई आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे C2 को कंपेयर करो C1 से, और फिर कैसे करते हैं, दोनों का एनर्जी का रिलेशन लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, C2 वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और C1 के फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। तो देख रहे होगे सब में C1 आ भी रहा होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस वाले में। सोल्यूशन बनाओ, अब तो बता दिया मैंने। तो फॉर्मूला तो एक ही है बेटा, अभी मैंने बताया था, वर्क डन बाई बैटरी विल बी हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। अब यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ V, है ना। तो दिमाग लगाओ, पैरेलल में जब भी पैरेलल में लगेंगे तो सारे जुड़ जाएंगे, लेकिन जब सीरीज लगेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएंगे ना, तो 1/C1 + 1/7 कितनी बार, तो इसका आंसर क्या आएगा। किसी को याद है रजिस्टर में पैरेलल में क्या करते थे, आइडेंटिकल में R/N, तो वैसे ही C1/N नहीं आएगा। तो इसका एक सिंपल एक लाइन की सर्किट है, एक सिंगल कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C1/N1 और बैटरी कितनी, 4 वोल्ट, खत्म, है ना। ये लो तुम्हारा एक काम कर दिया मैंने, अब इसको बना लो, इसमें भी एक सिंगल कैपेसिटर होगा लेकिन इस बार मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर V वोल्ट, यहाँ कैसी बैटरी, V वोल्ट। दोनों का एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड है, और दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहां आंसर क्या आ रहा है भाई, U इज इक्वल टू दिस 1/2 C1/N1, 4V का होल स्क्वायर इज 16V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, है ना। और यहां पर ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 N2 इंटू C2 इंटू V स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर, दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। सिंस U1 इज इक्वल टू U1 एंड U2 आर इक्वल, ठीक मेरे भाई। इसके बाद तो बस आपको खाना पूर्ति करनी है, तो क्या आ जाएगा बेटा वहां से, फ्रॉम 1 and 2, 1/2 C1/N1 into 16V square is equal to 1/2 N2 C2 V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, 1/2 से 1/2 गया, तो आंसर इज 16 C1/N1 N2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरे हो गया यार, 16 बचा, C1 बचा, N1 बचा, N2 ही तो बचा यहाँ पर, 1/2 तो कट ही गया, V तो कट ही गया, तो N2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 C1/N1 तो आएगा नहीं आएगा। भैया ये मेरा रफ है, तुम्हें ये खुद से करना पड़ेगा, U1 U2 इक्वल करो और आंसर निकालो। हर हमेशा छापने के उसमें रहते हो, खुद से भी करो कुछ।
हाँ भैया, जो मेरे भरोसे बैठे हैं उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो देखो भाई, जिन्होंने नहीं किया, जो मेरा वेट कर रहे हैं, उनके लिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं। u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, बताइए, C1/N1 इंटू 16v² इज इक्वल टू 1/2 N2 इंटू C2 इंटू v²। देखो v² से v², 1/2 से C2 इज इक्वल टू 16 C1/N1 पहले से था, और N2 अब, समझ में आया? इतना ही करना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ये, डी। ठीक बच्चे, आगे बढ़ जाएं। हम थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं हम लोग बेटा, इससे थोड़ा भगा रहा हूँ। इसके डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो रही है, घर पे करनी चाहिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना, तो मैं आपको कुछ एक बेसिक टेक्निक दे रहा हूँ, उससे फटाफट ऐसे क्वेश्चंस आप लगा लोगे एग्जाम में। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट, किसी भी आप कॉर्नर पे हो, किसी भी कॉर्नर पे, मान लो किसी ने कहा नहीं सर मुझे ये करना है, यहाँ से करना है, कोई कहते नहीं मेरा मूड स्विंग आ रहा, मैं यहाँ से करूंगा। मेरी बात सुनो आराम से, हमेशा ट्राई करना, जब भी देखना ऐसे डायगोनली, पूरे पूरे क्यूब का डायगोनल है ना, हम जब भी लेंगे चार्ज को, टोटल चार्ज को, तो इवन नंबर में लेना। इवन नंबर क्यों लिया जाता था, ताकि उनको स्प्लिट करना आसानी हो। जैसे तुम कहो नहीं नहीं हम तो क्यू ही लेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्यू ही लेंगे। मैं जैसे टेक्निक बता रहा हूं, सुनते हैं ना, उसकी मेरिट डिमेरिट समझते हैं ना, फिर बाद में कंक्लूड करूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्यू लेंगे तो लो भैया Q/3, Q/3 और Q/, कैसे कह दिया मैंने, अरे सब में कैपेसिटेंस सेम ही था भाई, समझ में आया? फिर आगे जाओगे, यहां पहुंचा Q/3, अब इसका Q/3 का आधा करो, Q/3 का आधा करो, हो गया ना प्रॉब्लम। मतलब वैल्यू पुट करने में इतने फ्रैक्शन हो जाएंगे कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जस्ट री इमेजिन इट, कोई इवन नंबर लिया होता अगर, ऐसे क्वेश्चंस को करना भी तो है, और इतना जटिल भी नहीं होना चाहिए कि हम कर ही ना पाए। जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने इसको 6Q लिया होता, तो यहां कितना जाता, यहां कितना जाता, यहां कितना जाता मेरे भाई, यहां कितना पहुंचेगा, यहां किसका कितना जाएगा, Q, यहां कितना जाएगा, आसान नहीं हो गया? अब यहां पर हम आगे देखेंगे, आगे जैसे देखेंगे कि यहां से क्या, यहां से भी क्या आ रहा है, 2Q। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो यहां ऐड हो जाएगा, यही तो होगा। अरे भाई यहां से Q अगर ले लिया और यहां से Q ले लिया, तो मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं पर भी फ्रैक्शन बन ही नहीं रहा, ये वापस से रिकंबाइन होकर के 2Q निकल जाएगा, उधर से निकल के आ जाएगा। यहां पर भी जब हम निकलेगा, यहां से देखो, अगर तुमने यहाँ TQ लिया हुआ है और यहां तुमने Q ले लिया, तो यहाँ Q ले लिया होगा, और तुम यहां ले रहे होगे तो यहां से Q ऑलरेडी आ रहा है, यहां से कितना चला गया, 2Q, यहां से कितना चला गया, 2Q, देखो यहां मिलेगा 2Q ही। ठीक है, और ऊपर से यहां आ रहा है, यहां पर भी आ गया 2Q, यहां पर भी आ गया 2Q, एक 2Q यहां पड़ा हुआ है। ऊपर देखना, इधर जा रहा था, इधर से एक आ रहा था, यहां भी आ गया, मिला कि नहीं मिला 6Q। कभी गलत होगा क्या, फायदा हुआ? तो इतने से समझो, कोई भी कंडीशन रटनी नहीं है, हम लोग बना रहे हैं ना, तो बनाते टाइम भी सोच रहे हैं कि क्या किसी बच्चे ने क्यों ले लिया, तो क्या वो ले लेगा, लेकिन उसको आंसर आएगा कम से कम 15-20 मिनट में। मैं थोड़ा ना कह रहा तुमसे होगा नहीं, अरे तुम लगे रहो दिन भर, कैलकुलेटर ले लो और डिवाइड करते रहो, लेकिन वो इफिशियंट नहीं है। क्वेश्चंस अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और अगर कर सकने का देने वाले को इतनी बुद्धि रहती है कि क्या ये पॉसिबल है कि 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में कर ले, तो अगर नहीं कर पाएगा तो वो देगा नहीं, और अगर वो कर लेगा तो इसका मतलब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम देख नहीं पा रहे हो। और ये मैं कर रहा हूं ना, अभी हो जाएगा, देखना खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इतना छोटा क्वेश्चन है ये, इसमें बड़ा सिंपल है। सर्किट को करिए इमेजिनरी सेल से कनेक्ट, ये हो गई तुम्हारी इमेजिनरी सेल ए और बी में। दूसरा, सिमेट्री देख लीजिए, सर्किट की सिमेट्री आप देख रहे हैं, डायगोनल पे दिख रहा है, डायगोनल से काट दूं तो जितना इधर उतना उधर। एज्यूम कर लें चार्ज 6Q इवन ले लिया, ए से हमने ले लिया, फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, हर चार्ज पर कैपेसिटर, केवीएल लगा दो ए से बी। केवीएल का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि आप अपने हिसाब से लूप ले सकते हो कोई भी। जैसे ही तुमको कोई भी रास्ता इसमें समझ में आता है कि तुमने ले लिया ये रास्ते से मैं पहुंचूंगा, तो हम मल्टीपल रास्ते हैं बी तक पहुंचने के, राइट। आपको याद है लूप लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, बीच वालों को उड़ा भी सकते हैं हम लोग। याद नहीं आ रहा, एक ले लिया था इसमें पीछे बीच में C5 लगा था लेकिन पूरा लूप ले लिया। केवल यही तो फायदा है कि आप लूप जब ले रहे हो तो आप याद रखना आपको ए से बी तक पहुंचना है और लूप पूरा सर्किट में रास्ता बना करके दिखना चाहिए, बस वैसे ही करना होता है। देखो कोई भी एक रास्ता ले लो, आपने क्या ले लिया, ये रास्ता ले लिया, दिख रहा है, देखो सब में ले लिया, इसमें 2Q लिया हुआ है, इसमें 2Q लिया हुआ है, इसमें 2Q दिख रहा है, Q Q दिख रहा है, यहां से Q आ रहा था, यहां से Q आ रहा था, दोनों जुड़ करके क्या निकल गए, इस तरीके से इनकमिंग आउटगोइंग, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है 2Q यहां जा रहा है, एक Q यहां गया और एक Q यहां गया, दिख रहा है ना सबको, आंसर दिखने चाहिए। फिर आपको आगे देखना है, ये Q यहां से जा रहा है और एक Q यहां से जा रहा है ना, तो इस वाले कैपेसिटर की चार्ज कितना होगा, +Q, इस पर कितना होगा, +2Q, इस पर कितना होगा, +2Q। मतलब ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि जब मैं चलूंगा तो मेरा पहला कैपेसिटर ये है, फिर दूसरा ये है, फिर मैं तीसरा ये है, फिर मैं निकल जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से लूप को पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जब लूप लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या है उसका बताइए, समेशन करके इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। और स्टार्ट कहां से करेंगे, बैटरी से करेंगे। तो करो बनाओ, बैटरी ली हमने कितने वोल्ट की, यहां पर कोई बैटरी आप V वोल्ट ले लो, V वोल्ट की बैटरी ले लो, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, जिसको अभी भी नहीं आया मुझे ये बताओ, टोटल चार्ज is equal to total equivalent into voltage of the battery, voltage of the battery, voltage of the battery is equal to Q total upon C equivalent। Q total कितना लिया, C equivalent निकाल लोगे, निकाल लोगे, जिस पाथ पे उसका C equivalent निकाल लो, नहीं आता C equivalent रख के छोड़ दो। और केवीएल का क्या था, जा कहां से रहे हैं, प्लस से जा रहे हैं या माइनस से निकल रहे हैं, देखो यहां से प्लस से इंटर कर रहे हैं और निगेटिव से निकल रहे हैं, ये निगेटिव हुआ, ये है ना, माइनस हो गया ये सारा। तो फॉर्मूला जिसको आता होगा वो याद होगा, जिसको -2Q अपॉन व्हाट, C, फिर नेक्स्ट -Q अपॉन C, -Q अपॉन C। देखो ऐसे जा रहे हैं, प्लस से जा रहे हैं, माइनस से निकल रहे हैं, केवल याद नहीं है आप लोगों को, जाके नोट्स पढ़ना। तो मेरे भाई चार्ज अपॉन C वोल्टेज, केवल में वोल्टेज लिखा जाता है तो वोल्टेज ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैं यहां गया तो यहाँ पे प्लस से घुस रहा हूँ, माइनस से निकल रहा हूँ, प्लस से घुस रहा हूँ माइनस से, तो फिर से -Q अपॉन C नहीं आएगा। फिर आगे जा रहा हूं तो -2Q अपॉन इज इक्वल टू 6Q, कितने सबके, अच्छा बताओ बैटरी कौन से टर्मिनल से, निगेटिव, तो इस तरीके से C इक्विवेलेंट लिख दोगे, ठीक है। अब बताओ ये माइनस में है या प्लस में, बैटरी के जब भी निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो माइनस साइड, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, याद रखना ऐसे बैटरी होती थी, हम हमेशा पॉजिटिव से निकलने की कोशिश करते थे, इस बार हम निकल ही निगेटिव से रहे हैं, हम निकल ही निगेटिव से रहे हैं, ये देखो ना, पॉजिटिव से इंटर कर रहे हो, निगेटिव से निकल रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव, समझ में आया। तो कर डालो इसको सॉल्व। हमें C इक्विवेलेंट निकालना था, C इक्विवेलेंट इससे निकल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 5Q अपॉन C इज इक्वल टू 6Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक, Q से Q कट गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C अपॉन 5। देखो इतनी बड़ी सर्किट और अपन ने कितना टाइम लिया, सॉरी कितना टाइम लिया, ध्यान से देखो, इतनी बड़ी सर्किट और हमने सिर्फ एक केवीएल पकड़ करके पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकाल दिया। यही है खतरनाक क्वेश्चन, इसको देख के आधी जनता बेहोश होने वाली है, इसको देख करके ही आधे लोग गिव अप कर देंगे। आप घर पे जाएं, अगर आप पढ़ने वाले थोड़े से भी हैं तो आप कुछ ना करें, आप दूसरा कोई रास्ता चूज करके देखिए, ठीक है, पढ़ना तो इसी कहते हैं ना। तो आप जब भी करेंगे, अब देखो मैं अभी दिखा दे रहा हूं, अभी 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 देखो, ये पकड़ लो, देखो जरा,
2Q, Q 2Q मैच कर गया, करना इधर 2Q अपॉन सी, प्लस से घुसा माइनस से निकला, Q अपॉन सी प्लस से घुसा माइनस से निकला, 2Q अपॉन सी प्लस से घुसा माइनस से निकला, तीनों माइनस में, इधर से माइनस से निकल रहा हूं, सेम इक्वेशन बन रहा है। कोई और रास्ता ले लो, इधर से गया इधर से गया, ये देखो इधर से ये वाला, ये जा रहा हूं 2Q, ये जा रहा हूं Q, और ये फिर जा रहा हूं 2Q, दिख रहा है? हर बार एक ही क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप कितने भी रास्ते पकड़ लें, ठीक है? तो ये होता है एक यूनिक तरीका जिससे कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व, तो केवीएल का ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अभी पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक, बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कुछ हम लोग ने सीख लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक। समझ में सबको आया? जस्ट एक मिनट दीजिए थोड़ा सा।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक, इसमें हम लोग पहले समझते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर में, हम ये मान के चल रहे थे कि जो कैपेसिटर है ना उनके बीच में दोनों जो पहले टॉपिक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ये हमारी दो प्लेटें इस तरीके से हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है डी, और इनके बीच में ये इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव वी हो गया और ये वी माइनस हो गया, ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू, इस तरीके से ना। इनके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में हमेशा एयर मान के चलते हैं, ठीक। ये डायलेक्ट्रिक क्या बोला है, अब इनके बीच में ये जो एयर है ना, इसको हम बदल दें, मीडियम को बदल दें। मान लो ये कॉपी है, ये किताब है, कुछ भी ऐसे ले आकर के बीच में रख दिया, है ना, तो ये काम करेगा एज अ डायलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसने मीडियम को क्या डिस्टर्ब कर दिया, चेंज कर दिया। कैसा मटेरियल होता है भैया, इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने किताब का नाम भी लिया था कि भाई बुक रख दी। तो इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। कह रहे भैया कंडक्टिविटी तो नहीं देगा ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से होकर गुजरने की इजाजत दे देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इससे नुकसान होना ही है। तो कह रहे हैं कोई चार्ज तो मूव नहीं हो रहा, लेकिन डाइपोल मोमेंट इंड्यूस जरूर हो जा रही है, क्योंकि चाहे कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता हमारे यूनिवर्स में, तो वो बनता तो एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर पढ़ा ही होगा तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस, प्रोटॉन, फिर उसके बाद से चाहे कोई हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, बनेगा तो उसी से ना, मतलब उसका होगा तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, एक्सेस ऑफ चार्जेस जो कि फ्री रोम कर सकते हैं हमारे सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो इसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी। इंसुलेटर वो होता है जिसका चार्ज तो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन फ्री वाले नहीं है कि हम जो है, जैसे बात हो गई कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो जिधर यार टिप दिए पड़े हैं, है ना, तो वो कंडक्टर हो गया। अब ये वो हैं जिनके पास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास भाई उतना ही है जितने से चलता रहे, तो ये किसी को देंगे क्या, है ना। भिखारी भी आएगा तो कहेंगे भैया हमको माफ करो, है ना, कपड़े पहने लेकिन हम भी तुम्हारे बराबर ही है। तो ये हालत है। तो सच्चाई तो यही होती है, कहीं ना कहीं हम सबने देखा होगा किसी स्तर पर। लेकिन अब इस पर आते फोकस करते हैं। तो इंसुलेटर जब हम इसको लगा रहे हैं, तो मैं डाइपोल वाली बात की वजह से मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि जो डाइपोल वाली बात है, वो डाइपोल कैसे इंड्यूस होता है, आपको अच्छे से याद होगा कि एक तरफ निगेटिव हो जाना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव हो जाना चाहिए, इक्वल अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा अगर एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी तो डाइपोल मोमेंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिफाइन किए गए। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें मॉलिक्यूल किस तरीके के होंगे, भाई आप सम डाइलेक्ट्रिक उनके पास हो, उनके पास खुद की परमानेंट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, जैसे कि पानी, अमोनिया, ठीक है, वो पार्शियली अलाइन कर लें खुद को जिस दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट जनरेटेड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ डाइपोल गेट अलाइन। पहले तो अब इसको वापस से समझते हैं। जैसे मान लो कि अभी मेरे पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं हूं इस तरीके का मटेरियल कि मेरे पास चार्ज है और वो पेयर के फॉर्म में रेडी है, यानी कि कुछ ना कुछ मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। पेयर का मतलब होता है पॉजिटिव जितना होगा उतना ही निगेटिव आपका एक पेयर के फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो अलाइंड नहीं है, अलाइंड नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, कहीं इस तरीके से है, कहीं इस तरीके से है, समझ में आ रहा है, अलाइंड नहीं है, लेकिन मेरे पास खुद की डाइपोल है। कैसे, अरे भाई हर एक किसके पास अपनी डाइपोल मोमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है, यानी परमानेंट कुछ तो मेरे पास है, लेकिन अलाइंड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आऊंगा, मेरे पास पहले से ही डाइपोल था, बस मुझे क्या करना था, सीधा होना था। तो ये सारे गोले गोले आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो गए, यही जो जिगजैग फॉर्म में पड़े हुए हैं वो सारे अलाइन हो गए। कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। मान लो कि पहले हम ऐसे रखे हुए थे, है ना, अब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, यहां ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा रिपल्शन वाला और इस पर एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन वाला। सबने बड़े अच्छे से टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, राइट, जिसमें हम लोग रोटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट करते थे ना, डाइपोल को रोटेट करते थे। तो मेरे भाई ये रोटेट नहीं हो जाएगा, कुछ समय बाद में देखूंगा तो ये इस प्रकार से पड़ा रहेगा। अच्छा, इस प्रकार से पढ़ने के बाद ये कहीं और जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर इस पर जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर अट्रैक्शन का लग रहा होगा, तो ये अपनी जगह पर बस क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ये रोटेट कर सकता है, कि डाइपोल क्या होगा, सिर्फ रोटेट होकर के इस तरीके से अलाइन हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सेम हो जाएगी, ताकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखे। समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके का अलाइनमेंट देखने को मिलता है। तो ये कैसे डाइलेक्ट्रिक माने जाते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहां पर अब कुछ समय बाद मैं क्या पाऊंगा कि सारे पॉजिटिव एक तरफ हो गए, कहां इकट्ठा हो गए, मान लो ये मेरा ऐसे आपका प्लेट है ना, ये इस तरीके से बनाता हूं, ये मेरी प्लेट है, ठीक है, और ये बीच में मेरा को कलर चेंज करता हूं, है ना, ये डायग्राम जरा समझ में आने वाला है कुछ लोगों को, देखना, ये इस तरीके की दफ्ती, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ समय बाद मैं देखूंगा कि सारे ये, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहां सारे पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे और यहां सारे इफेक्टिवली ऐसा हो जाएगा। अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहेगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक मेरे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक के पास खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो जब मैं बाहर हूं, हवा में हूं, तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दफ्ती के अंदर से होके गुजरना चाहता हूं, मुझे एक अपोजिशन एक्सपीरियंस होने लगेगा, जिससे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने कल पढ़ी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि दफ्ती के अंदर अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मेरे अगेंस्ट है, मतलब गेट कीपर है वो। क्या है वो? गेट कीपर है, चौकीदार है। अरे भाई, तुम अपने घर से जा रहे हो दूसरे घर में होकर के, तुम अपने फिर से दूसरे घर में जा रहे हो, मतलब ये बात हो गई, पहला प्लॉट मेरा, दूसरा किसी और का, तीसरा, तो घर सबने बना लिया, हमें जब भी जाना होता था आलस आ रहा है, नीचे से कौन जाएगा, छत फांद के जा रहे हैं, तो जब भी हम छत फांद रहे हैं तो भाई वहां घर वाले आएंगे ना डंडा लेके कि मेरे घर से क्यों जा रहे हो तुम, मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जाना चाहती है, उसको प्लेट प्लस वाले से माइनस वाले पे जाना है, बीच में इसका घर है, तो अब क्या होगा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से होकर गुजरेगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहेगा ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ, यहां सारे निगेटिव यहां सारे पॉजिटिव, तो जब कभी भी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी ही सही रोक नहीं पाएंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे मैं जब छत फांद रहा हूं तो डंडा वो भाग रहा है, तो हमें बच बच के भागना पड़ेगा, कुछ तो अपोजिशन हुआ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेकिन मैं चला तो जाऊंगा ही। तो उसी प्रकार से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आगे पढ़ोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस, वो क्या होती है, घट जाती है, एयर में ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है? तो कोई पूछेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आने से क्या इफेक्ट पड़ा, तो कहोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। ई नॉट एयर वाली है, ई डैश डाइलेक्ट्रिक की है, समझ में आ रहा है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस है, ई नेट डैश रिड्यूस हो गई, समझ में आया? सब कुछ बना हुआ है। तो इस तरीके से नॉन पोलर में क्या होता है, इनकी तो प्रॉब्लम ही अलग है, इनके पास कोई परमानेंट अपनी खुद की डाइपोल नहीं है, ठीक है, इनमें मतलब कोई पेयर के फॉर्म में नहीं है, इसमें सब अपनी अपनी जगह, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो हमारे आने से क्या हुआ, जैसे कहते हैं कि दो प्रकार की सेना है, ठीक है, एक नॉर्थ कोरिया की सेना है, कभी नोटिस करो, उसमें इतना भय है कि जो है मालिक आएंगे, मालिक को पता चल जाएगा, इस खौफ से अपनी जान दे दे रहे हैं लोग, लेकिन जो है रड़ छोड़ के भाग नहीं रहे, मतलब जंग के मैदान से भाग नहीं रहे। सोचो इतना डर है कि रशिया, जिनको रशियन लैंग्वेज नहीं आती, ये आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा आसान है, उनको भाषा नहीं आती है, वो चले गए, उसने कहा कि भाई जाओ हमारी तरफ से रशिया के साथ लड़ो, और वो समझ ही नहीं पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, बेसिक इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पा रहे, उससे क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आसानी से मर रहे हैं, लेकिन छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, डर देखो, ठीक है। दूसरा सिस्टम देखो, पाकिस्तान है ना, उसकी सेना सबसे भगोड़ी सेना। अभी बीच में एक वीडियो हम देख रहे थे, मतलब वो एक बीबीसी का आर्टिकल उसमें आया, उसमें देखा कि बलोच आर्मी के जो है, जो कहते हैं उनको रेबल, वो आ रहे हैं, और जैसे देख रहे हैं वो आ रहे हैं, वो सब जो हथियार लेके आ रहे हैं, वो सब पत्थर लेके आ रहे हैं, ये सब भाग रहे हैं, तो इनमें कोई खौफ नहीं है, अपनी जान के बारे में पहले सोचते हैं, देश के बारे में। मतलब कहने का एग्जाम्पल क्या था कि यहाँ क्या है, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इधर से आ रहे हैं, यहां आकर के हम खड़े हो गए, हम कह रहे हैं मेरे पास पॉजिटिव है, तो अब जो अलाइंड नहीं थे मेरे आने से अलाइंड हो गए, तो ये तभी तक अलाइंड रहेंगे जब तक कोई वहां पर खड़ा है, ठीक है।
तो जब तक यहां पर कप्तान खड़ा है तब तक सैनिक तो सही से खड़े हैं, जैसे ही गया वैसे ही फिर, यानी ये जो यहां पर डाइपोल है, ये कैसी डाइपोल है, ये इंड्यूस हो रही है, पहले से खुद का कोई आपके पास चरित्र नहीं है। जब हम आ रहे हैं तो हमारे आने से आप देख देख के हमको डाइपोल प्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए क्या लिखा जाता है नॉन पोलर कैसे होते हैं भैया, इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इनके पास जो भी डाइपोल आती है वो इंडक्शन के कारण आती है। इंडक्शन तो आप जानते ही है ना, इंडक्शन तो आप जानते ही हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसका एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मैं आपको सिखा दे रहा हूं, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जानते रहिए कि कल को कोई आपसे कहे कि अरे आपके सर ने ऐसे बताया, ऐसा होता नहीं है। देखो इसमें ना सेंटर कॉन्साइड होना चाहिए। सेंटर क्या होता है, चार्ज का सेंटर है वो कॉन्साइड होना चाहिए फॉर एनी टू बिकम अ परमानेंट डाइपोल, पोलर जिसको कहते हैं। नॉन पोलर में ना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कॉन्साइड नहीं हो रहा था। अब वो क्या कर रहा है, उसको देखो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके अलाइंड नहीं है, जो खींच रहे हैं, है ना, और खींच करके फिर वापस से आपको बना करके क्या दे रहे हैं फिर से। मतलब मैं जो बोल रहा हूं ईमानदारी से, बात तो उतनी ही है, बस टेक्निकल ना बोल करके ताकि समझ में आ जाए। दैट इज कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हम जब आएंगे तो इंड्यूस करेंगे, इंड्यूस करके हम अलाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से है। तो यहां पर ये चीज समझिए, तो आपका ये जब तक रहेगा, जब देखो पहले नहीं था, जैसे ही आ गया वैसे ही क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात आएगी, तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होती है। बोथ पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वीक इन द, कह रहे हैं कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर तो कर ही रहे हैं। फिर कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू दैट ऑफ वीकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या कह रहे हैं कि भैया जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई जो कर रहे हैं, और जो पहले वाली थी है ना, तो उनका रेशियो, यानी अगर ये फर्जी चीजें ना पढ़नी पड़े अगर, तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है, किसी ने अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने पहले ही बहुत पहले सिखा दिया था। कभी भी मीडियम का हो तो एयर का निकाल लेना और डिवाइड कर देना एप्सिलॉन आर से, और या फिर मैंने बहुत पहले सिखा दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही कि इसको डिवाइड कर देना के से। दोनों एक ही चीज है, दोनों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो मेरे भाई अगर जिसने मुझसे ये पढ़ लिया पहले ही, तो उसको ऑलरेडी पता है ई नॉट अपॉन ई की तो बात कर रहा था मैं वहां पर भी। अब उसी चीज को यहाँ लिख देंगे तो कुछ नया हो जाएगा क्या, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स फॉलो करेंगे तो देखो भैया होता क्या है ना, हम हर चैप्टर में, आने वाले चैप्टर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा से प्रिपरेशन करके रखते हैं ताकि तुम लोगों को कम पढ़ना पड़े, लेकिन तुम लोग इतना कम पढ़ लेते हो कि जो पढ़ाया वो भी नहीं याद रखते तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। दोबारा बता दिया मैंने, ठीक है। ये है आगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन। इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, डाइलेक्ट्रिक विल ब्रेक एंड द चार्ज गेट सेपरेटेड एंड द डाइलेक्ट्रिक एक्ट एज अ कंडक्टर, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कह रहे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा कि ब्रेकडाउन हो जाए, इतना ज्यादा ताकत में लगा दूंगा, मतलब बैटरी का पोटेंशियल, कि सच दैट इनका जो पेयरिंग है वही ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा, कंडक्शन हो जाएगा ना, तो वही ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और चार्ज मतलब इंसुलेटर में भी कंडक्शन हो गया। तो इंसुलेटर में कंडक्शन कब होता है, जब ब्रेक डाउन होता है ना। बहुत हाई वोल्टेज लगा दोगे तो लकड़ी जल जाएगी, पेड़ जब बिजली कड़कती है गिरती है तो पूरा पेड़ काला हो जाता है, क्योंकि वो जो हाई रेजिस्टेंस है, जब करंट फ्लो करेगा तो हाई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा। तो बस वही बात है, ठीक है। दिस द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन सस्टेन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कह रहे भाई जितना हर एक डाइलेक्ट्रिक का ना एक होता है लिमिट की, इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो हम ब्रेक डाउन में चले जाएंगे, तो उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो ये देखो ऐसे है, फिर जब हो गया तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, एयर वाला सिस्टम है ये हो गया ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या दिया गया, ये वही दिया गया यार, क्यू अपॉन ए को सिग्मा लिख दिया, ठीक है। और यहां पर भी वही है, क्यू अपॉन ए ही लिखा हुआ है, बस सिग्मा लिख दिया है इसमें। अब इसमें देखो ध्यान से, एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुमको कि ये तुम्हारी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका कलर जो है ये तुम्हारी ई नॉट वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा
दिख रहा है भैया? देख लो जरा एक बार, है ना, ई इंड्यूस्ड, ठीक है, तो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो अब क्या हो रहा, दोनों में लड़ाई होगी, तो ई नेट का आंसर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, वेरी सिंपल, है ना। तो ये किसके अंदर है? आपके इनसाइड, फिर ओनली इन डाइलेक्ट्रिक, ओनली इनसाइड, ये बाहर वाला। इसमें एक क्वेश्चन आता है ना कि हमने कुछ हिस्से में एयर रखा, कुछ हिस्से में दफ्ती रख दी, तो एयर वाले में तो सेम ही रहेगी, ई नॉट रहेगी, और सिर्फ दफ्ती वाले में ही घट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कैपेसिटर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। और ये सारे फॉर्मूले हैं तुम्हारे एयर वाले, ये सारे एयर वाले फॉर्मूले, ताकि रेफरेंस के लिए बता रहे। फिर देखो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये सब बता दिया, ये भी बता दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट रिड्यूस हो जाती है, और कितने फैक्टर से? के टाइम्स। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर एप्सिलॉन आर भी कह लो इसको, चाहो तो तुम एप्सिलॉन आर भी कह लो, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक अगर पोटेंशियल पर देखेंगे तो पोटेंशियल फॉर्मूला कहता है वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। अब ई नॉट को हटा दो, है ना, वहां क्या जाएगा? ई नॉट अपॉन के। समझ में आ रहा है? तो वी इज इक्वल टू, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट डायलेक्ट्रिक विल बी ई नॉट डी अपॉन के, ठीक। वी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या है? एयर वाला। सारे फॉर्मूले सेम ही रहने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा चीज सीखोगे तुम लोग। कैपेसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज, ये चेक करने वाले हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये याद है आपको, मैं यही सिखा दे रहा हूं। यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा? मैंने सिखा रखा है। अब ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू। यानी एक चीज सीखने को मिली, जैसे ही हम, ये हमने उस दिन बताया था कि भैया जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक ऐड करोगे, कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स? एप्सिलॉन आर या फिर के टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट गेट रिड्यूस्ड बाई के एंड कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज्ड बाई के टाइम्स वो इंक्रीज हो गया, और वी के टाइम डिक्रीज हो गया, है ना। अगर लिखना हो एक लाइन में तो वी, बताओ, वी डिक्रीज बाई के टाइम्स, है ना, और सी इंक्रीज बाई के टाइम्स, है ना। तो ये हो गया। पैरामीटर्स अगर देखें और कंपैरिजन करना चाहें एक ही स्लाइड पर सब कुछ, तो कैसे करेंगे? देखा जाए तो यही दिख नहीं रहा, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा ठीक है। पैरामीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन प्लेट। फटाफट देखते हैं। ये समझ में आया? बताना जो समझना है। ये आया, ये आया, ये देखो, इसमें कोई बदलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि क्यू रिमेन्स कंजर्व्ड, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना यार। तुम नेट चार्ज देखोगे, इसके अंदर जीरो ही रहेगा ना। तो तुम ये सोचो थोड़ा सा, ये सिर्फ तुम फंसाने के लिए। इधर क्यू था, इधर माइनस क्यू रहेगा, अरे बीच में तुम कुछ भी डाल दो, कंडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो बस यहाँ इंड्यूस ही तो हो रहा है, तो इंड्यूस करोगे जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, टोटल तो जीरो ही हो रहा है ना। तो है तो क्यू नॉट ही ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इल्यूजन क्रिएट होता है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करो फटाफट। ये सब जगह ग्रीन ही ग्रीन है क्या? कुछ ज्यादा ही ग्रीन। चलो ये करो, क्वेश्चन करो सॉल्व। दिखने लगा जो, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारा। हम कह रहे हैं दो पैरेलल प्लेट है, उसको एक के पास प्लस क्यू, एक पास माइनस क्यू, ठीक है, और उनको हम एक सर्टेन दूरी पर डी दूरी मान लेना, तुम अगर नहीं दिया डी मान लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर प्लेट को हमने, ये तो पढ़ाया है मैंने यार, क्या कह रहे हैं, हमने मीडियम चेंज कर दिया बस। पहले दोनों के बीच में एयर था, उसको हमने कहा था पानी, मैंने जो बोला था पानी, इसमें ऑयल बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या बताना है इसमें? बताना है क्या? बताना है? अरे बच्चे फिर से वही मीडियम आ गया ना, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अभी तो देखा के टाइम्स डिक्रीज होता है, तो ये खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये करो, करो करो करो, ट्राई करो फटाफट।
इतना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है भैया। क्या आ गया? पैरेलल प्लेट कंडेंसर। कंडेंसर, हाँ ये टर्मिनोलॉजी मैंने शायद यूज नहीं करी है। कंडेंसर भी कैपेसिटर की ही बात करता है बच्चे, है ना। विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट, तो के की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, हैज कैपेसिटेंस सी, तो बेटा सी हो गया तो क्या आ जाएगा? आपको याद है, सी इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2। सी इज इक्वल टू क्या, किसने बोला? किसी ने धीमे से बोला 2 सी नॉट, है ना। तो सी नॉट इज इक्वल टू सी बाई, क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इंक्रीज होता है कैपेसिटेंसी तो है जो इंक्रीज होता है, बाकी सब तो रिड्यूस ही हो रहे हैं। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है और वोल्टेज घट रहा है, सिर्फ कैपेसिटेंसी तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर उल्टा पूछा गया था, तुम्हें दिया गया है ऑलरेडी। जो जब ऑयल के अंदर है तब वैल्यू कितनी है? सी। तो कह रहे हैं ऑयल को हटा दिया तो एयर पे आ गए ना, तो ऑयल को हटा दोगे तो पहले ऑयल वाला निकालो, तो ऑयल की वैल्यू सी में दी गई है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एयर वाला, के टाइम्स ऑफ होता है ना, तो के की वैल्यू 2 थी, तो एयर वाला निकालना है तो ऑयल वाला अपॉन 2, इसे करना है। ये करो। टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, जिसमें K1 की वैल्यू कम है K2 से, इंसर्ट कर दिया गया प्लेट के बीच में, है ना। फिगर में दिया गया है प्लेट आपके। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद डिस्टेंस d एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाई। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए जब अगर हम कहां से d डिस्टेंस से मेजर कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में। ठीक, तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही है? तुम लोग करो, तुम इधर दिखाओ। इतना पीछे का बैठते हो यार, तुम्हें लास्ट के 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए ना? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो करवाते हैं अभी, करो भाई, दिमाग लगाओ। हर क्वेश्चन हम बता देंगे, तुम क्या करोगे? फिर से 2 डाइलेक्ट्रिक, 2 दफ्ती मान लो, अलग अलग मटेरियल की बनी हुई, ठीक है। एक का K1 है और एक का K2, इंसर्ट कर दिया, तो इधर से जाने का रास्ता तो एक ही है ना। सीरीज दिखा, चलो मैं यहीं से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया, तो कह रहे वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट में डिस्टेंस दिया है। अच्छा, तो भाई यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये पहली बात तो यहां पर हो गया होगा E नॉट अपॉन K1 और यहां हो गया होगा E नॉट अपॉन K2 मेरे भाई, रिड्यूस हो गया होगा, और बची हुई जगह पर E नॉट रहा होगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहे हैं बताओ, तो पहले E नॉट रहा होगा। अरे बड़ा आसान है, देखो बच्चे, अभी मैंने ये बात बताई थी, यहां से यहां तक एयर, सीखिए अब, जिनको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, एयर, फिर ये क्या है, इतना कर पाओगे? ये भी नहीं कर पाओगे। एयर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई नॉट, ई नॉट, अभी भी नहीं दिखा क्या? K1 की वैल्यू बड़ी, K2 की वैल्यू बड़ी है, K1 छोटा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे, जिसकी वैल्यू कम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, उसकी वैल्यू, क्या है यार फर्जी फर्जी क्वेश्चन, अभी भी नहीं कर पाओगे तो बेकार है। ई नॉट, ये वैल्यू ई नॉट से तो बड़ी नहीं होगी ना, ई नॉट सबसे बड़ा, उसके बाद पहला वाला आएगा, ये ई नॉट अपॉन K1, और ये फिर से ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट अपॉन K1, ई नॉट अपॉन K2। क्वेश्चन था कोई? ये कोई ढंग का क्वेश्चन तो पूछो यार, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बेटा, नहीं तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ढंग से अगर देखो, मैंने कुछ किया जो तुम्हें नहीं आता था। अच्छा ये बताओ, बस अगर मैं ना करता तो तुम्हारे पास नॉलेज थी, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम क्यों हेजिटेट कर रहे हो? जब तुमको इतना याद है कि मुझे दफ्ती दिख रही है यार, दफ्ती में तो निकाल लेते, कुछ नहीं करते तुम। तो मुझे अगर इतना पता, मैं संतुष्ट हो जाता कि भैया तुम्हें ये आ गया, क्योंकि तुमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाती है, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, वोल्टेज के टाइम घट जाता है, इतना तो रटना है। के की वैल्यू दी गई थी K1 K2, और हमने कहा एयर में ई नॉट मान लो, तो पहली दफ्ती में ये तो लिख लेते, दूसरी दफ्ती में ये लिख लेते, फिर K1 K2 को देख करके ये कर लेते, बाकी कुछ नहीं करते तो कोई बात नहीं थी। क्योंकि ठीक है, नहीं समझ में आता कभी कभी, अब कर लोगे, आगे से घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, समझ गए? तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी आए तो हमेशा आसान सोचो, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता ही नहीं है, हम खुद बना लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है,
तो जितने, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई जादूगर हूं और आप लोगों को कुछ स्पेशल पढ़ा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं, एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो तुम्हारी किताब में ना हो या कुछ ने पढ़े नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नीचे नहीं करने के बाद भी अगर कंसेप्चुअली आप बड़े स्ट्रांग हैं तो क्वेश्चंस ताश के पत्ते की तरह बिखरते जाएंगे, बड़े ही आसान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को लग रहा है अरे सर आसान सा क्वेश्चन लेके आते हैं और आसान आसान क्वेश्चन करा देते हैं। भैया आप जाइए प्रीवियस ईयर उठाइए, अपने जितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आप भी तो क्वेश्चन लेके आई थी, आप तो अपने हिसाब से चूज करके लाए थे। कोई भी बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन लेकर के आएगा, मैं अपनी नोट्स और अपने कंसेप्ट के बेसिस पर आपके क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा है? तो जब आपकी नींव अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग कितनी ही बना लो सब अच्छी ही बनेगी। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्चुअली फोकस करा करो कि भाई हम लोग समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं बार बार। वो समझ लिया, पिछले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो वही सेम अंडरस्टैंडिंग, एयर मीडियम एयर मीडियम एयर, और ग्राफ रीड करना स्टार्ट किया जब मैंने, तो मैंने बस ये देखा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस। तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखता जाऊंगा। तो मैं पहले ही में गया तो मैं देखा यार पहले एयर है और पहले वैल्यू कम आ रही है, तो पहले ही गलत हो गया। तो मैंने इसको देखा भी नहीं एक तरीके से, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, इतना पढ़ने के बाद इट इज इम्पॉसिबल कि एयर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी नहीं हो सकती, एयर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर। तो इस तरीके से हम लोग इस पे, तो मैं इस पर अभी नहीं आता हूं, मैं इधर आया तो मैं पहले में पास हो गया, दूसरे में गया मैं फिर खुश हो गया, चलो ठीक है, तीसरे में गया फिर से खुश हो गया, लेकिन जैसे ही चौथे में गया तो फिर से वही मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये कोई भी मटेरियल का बना हुआ दफ्ती हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो नहीं हो सकती, तो फिर मैंने कहा यहां पर ना ये गड़बड़ ना होता तो ये वाला भी सही मान लेता, ये भी गया। इस पे आ जाओ, ये तो कह रहा है या तो एयर होगा या तो कुछ नहीं होगा। ये तो गलत बात है ना, जीरो हो गया तब तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आगे गई, यानी देखा जाए इसको अगर समझे तो इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड गई ही नहीं, तो तब तो काम ही नहीं करेगा कैपेसिटर ना बच्चे। तो यानी कि अब अगर इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब जरा मुझे बताइए ये क्या है, इसमें समझने की कोशिश करिए कि हमने पार्शियली फिल कर दिया। पार्शियली फिल करने का मतलब क्या होता है, दिख नहीं रहा यार, बड़ा परेशान किया है इसने। रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। काम ही बढ़ा दिया मेरा, कोई बात नहीं, चलो निपटा ही देते हैं। इसको अब तो हो जाएगा। चलो देखो, ये केस स्टडी क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपके पास कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें हमने कुछ फिलिंग कर दी, पार्शियली हमने फिल कर दिया, और बाकी जगह क्या है एयर, ये क्या है एयर, ये हो गया तेरा पॉजिटिव, ये हो गया तेरे, ये तेरी दो प्लेटें हो गई। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कम्स फ्रॉम, बताओ, पॉजिटिव टू, सिंपल है, ये मेरा हो गया ई नेट। ठीक है, ई नेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई एयर प्लस ई डाइलेक्ट्रिक, मेरे अपने नोटेशंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने कहा इनके बीच की दूरी कितनी थी डी, तो एयर के लिए कितनी जगह बची भाई, एयर के लिए बची जगह सर डी माइनस टी, है ना, डी में से टी घटा दिया तो मुझे वो हिस्सा मिल गया जहां पर एयर होगी। ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये तो तुमने बताया था मुझे, तो एयर जब होती थी दोनों प्लेट के बीच में तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला लिखा है, इससे किसको दिक्कत है? ठीक है ये अच्छा, इस फॉर्मूले से किसको दिक्कत है? ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, सी बराबर Q अपॉन, इससे किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई, अभी बता दो, है ना। E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन वी,
सही है? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताना, इतना टाइम थोड़ा ना मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, तुम वो भी नहीं आता मत करो, तुम्हें ये आता है, ये भी नहीं आता, ये तो आता होगा, है ना? नाउ टेल मी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या सही लिखा है नहीं लिखा हुआ है? तुम्हें समझना पड़ेगा। जो टोटल पोटेंशियल होगा उसके लिए फॉर्मूला तो यही है ना? तो पोटेंशियल ऑलवेज गेट्स एडेड। पोटेंशियल क्या होता है, देखो ना, जाने का रास्ता एक तो सीरीज में है, ठीक है? तो इसका पोटेंशियल यहां कुछ रहा होगा और यहां पोटेंशियल कुछ रहा होगा, ठीक है? तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो एयर प्लस डाइलेक्ट्रिक, है ना? मजा नहीं आ रहा ना, हम लोग अपने से जब दोबारा करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। पूरा डिलीट कर दूं क्या? एक साथ उड़ा देता हूं। खुद से करने का जो मजा है वो मजा लिखे वाले में है नहीं। उड़ाओ इसको, पूरा गायब कर दो। अरे यार, चल बहुत बढ़िया, अब करेंगे आराम आराम से। अब मुझे बताइएगा एक एक बेसिक बेसिक। तो एयर में क्या होता था बेटा? C इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हमें V निकालना है, V इज इक्वल टू एयर में E नॉट इंटू डी, ठीक है? T क्या है बताओ? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना? और अगर हम यहां पर T डैश लेते हैं तो क्या जाएगा? D माइनस एयर, ये कहां है? एयर, ठीक? अगर हम V निकालना चाहेंगे टोटल V, तो क्या आ जाएगा? एयर प्लस वी ए का मतलब लिख देता हूं एयर, है ना? और वी डी का मतलब लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक। अब मजा आ रहा होगा, अब आसान हो गया। अपने को जो फॉर्मूले आते हैं वो लिखेंगे। एयर के लिए फॉर्मूला पता है, ई नॉट इंटू वॉट? टी डैश प्लस, टी डैश की वैल्यू ये है ना, बाद में पुट करेंगे। क्या जाएगा यहां पर? ई डाइलेक्ट्रिक इंटू इंटू, वेरी गुड, ठीक है? और बाद में हम चाहें तो ई नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ई नॉट के फॉर्म में अगर लिखना हो डायरेक्ट्रिक को डायरेक्टली, तो क्या लिखेंगे भाई? अपॉन के। अरे के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत? लिखो इसको, लिखो लिखो, पूरा करवाएंगे इसको। क्या ये अभी भी नहीं दिख रहा? अजीब है यार, ये अभी भी नहीं दिख रहा भाई। तुम लोग करते रहो, मैं ये ठीक कर देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। ये क्या हो गया? कैमरा क्यों स्विच हो गया? हेलो, ठीक है? आप लोग लिखते रहो, थोड़ा मैं ठीक करता रहता हूँ ना कुछ कुछ चीजें। ठीक है, मच बेटर। हमारा पूरा एम क्या है? हमें निकालना है सी। हमें क्या निकालना है? सी। ये हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, ध्यान से देखिएगा बच्चे, है ना? तो V टोटल इज इक्वल टू, ई कॉमन ले लूं तो ये T डैश प्लस
टी अपॉन के, यही तो आएगा। अच्छा, अगर मुझे सी निकालना है तो वी टोटल, है ना, मुझे टोटल सी निकालना था। अब मैं चाहूंगा तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये क्यू ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ ना, पुट कर दो सारी वैल्यू। तो मुझे अगर सी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। सॉरी, मैं पहले वी निकाल लेता हूँ, मैंने वी निकाल रहा हूँ, वी टोटल, और ये जाएगा टी डैश प्लस टी अपॉन, अच्छा ये नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आगे देखिएगा, अब मुझे सी निकालना होगा, तो क्यू डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, यही तो आएगा। अब ये ऊपर जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, तो दिस बिकम ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर, आसान है कि नहीं, आसान है कि कठिन है बताइए, आसान है ना। तो मैंने v भी निकाल दिया और मैंने आपके लिए c भी निकाल दिया। अब इसी फॉर्मूले को एक्सट्रीम केसेस से पढ़ेंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आज आप लोग के लिए एक ही स्लाइड पर सब पढ़ा दिया है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सीधे यहाँ आते हैं। ये सब ना होने से जल्दी हो जाती है क्लास, इसके चक्कर में टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है। चलो देखो, एक्सट्रीम केसेस ले लो भाई, टी की वैल्यू 0 पुट करो बेटा जरा इसको। कभी भी ना ऐसे इसको सॉल्व करना हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इसमें d माइनस टी को एक साथ रखो और t अपॉन के को, सबसे इजी तरीका है कंफ्यूजन ना होने। टी की वैल्यू 0 पुट करो जरा, बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, क्या जाएगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अब जरा बेसिक वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करो, तो अगर हम सी नॉट निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर से क्यू अपॉन क्या जाएगा, वी नॉट, और ये जाएगा क्यू अपॉन वॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, हम ई इंटू डी लिख रहे हैं,
सिग्मा क्यू अपॉन ए आएगा, फिर से क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। अरे ये तो कट गया, ये ऊपर आ गया, ये तो फिर से वहीं पहुंच गए, यानी सी बिकम्स सी एयर। यानी तुमने क्या कर दिया, तुमने डायलेक्ट्रिक हटा दिया, सिग्निफिकेंस तो वही है ना। अब क्या जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी विच इज इक्वल टू, अब मैं दोबारा नहीं बता सकता, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी। ठीक है, वो वीडियोस देख लेना, गलती से हो गया। चलो नीचे नेक्स्ट, अगर टी की वैल्यू डी के बराबर आ जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, एक टर्मिनोलॉजी जीरो नहीं होगी। जैसे इसमें क्या है ना, ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन व्हाट बेटा, डी, मैंने कहा ना इसीलिए इनको एक साथ रखो, है ना, प्लस टी अपॉन, है ना। अब इसमें पुट करो, ये जीरो हो जाएगा और ये डी अपॉन के हो जाएगा। इट मींस ये के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, विच इज के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, ये लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, कुछ बचा नहीं है, अब सीरीज और पैरेलल पढ़ाना है सिर्फ। अब पहले पढ़ेंगे सीरीज, फिर पढ़ेंगे पैरेलल। अभी हमारे पास अच्छा खासा 10 मिनट है। अब इस टॉपिक में सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे इस चैप्टर में, अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो टॉपिक तो हमारे सारे कवर हो गए, थ्योरेटिकल टॉपिक सारे कवर हो गए। ठीक है, हो गया। अब आप लोगों का कोई भी सिलेबस में बचा नहीं है, बस बचा हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसमें सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि देखो दो प्लेटें हैं, है ना, इनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ले लिया, मैं उसको शेड करूंगा, कलर कोडिंग का टाइम नहीं बचा है, मान लीजिए इस तरीके से, है ना, और फिर हम रिमेनिंग पार्ट को इस तरीके से कर देते हैं। तो मैं ये बताता हूँ, ये K2 हो गया और ये क्या हो गया, K1, ये मेरा कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें इस टर्मिनल से इस टर्मिनल जाना है तो मुझे दोनों से होके गुजरना कंपलसरी है ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में है। क्या है, तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, इसको क्या मानेंगे हम, जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, तो दैट इज व्हाई इट इज सीरीज। तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर इन सीरीज। क्या कहेंगे, सीरीज। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो जो फॉर्मूला आपको आता है वो बनाओ, है ना। और सीरीज में कैपेसिटर अगर होता, ये कैसी सर्किट दिख रही है, ये सर्किट ऐसी दिख रही है, जिसमें ये C1 हो गया ये, क्योंकि ध्यान देना बेटा कहीं पर भी एयर नहीं है, अगर एयर का भी कुछ हिस्सा बचा होता ना तो मैं वहां एयर के लिए भी एक लिखता। ठीक है, क्या हुआ, तो मेरी क्लास तो खत्म होने का टाइम हो जाने दे, 5:30 नहीं बजा रहे। चलो, तो यहां पर पहले जो है, पहला डाइलेक्ट्रिक कितना है भाई, K1, इसकी थिकनेस T मान लो, बचा कितना, D माइनस T, मतलब कुछ भी जगह नहीं है जहां पर एयर हो, पूरा पैक्ड है। ठीक है, इसीलिए 2 है। और ऐसे केसेस में हमें पता है 1/C सीरीज क्या होता है, 1/C1 प्लस 1 और आप लोगों को अच्छे से पता है कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, तो C1 की वैल्यू होगी K1 टाइम्स ऑफ C0 और C2 की वैल्यू होगी K2 टाइम्स ऑफ C0। C0 का फॉर्मूला पता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अरे मतलब डी की जगह जो भी थिकनेस है वो ले लेना। तो इस प्रकार से आपको पता है कि C0 तो पूरी के लिए लेंगे, तो यहां से अगर सॉल्व भी करना चाहें तो C सीरीज बिकम C1 C2 अपॉन C1 प्लस, यही तो करोगे। तो ध्यान से नोटिस करो, K1 K2 C0 स्क्वायर अपॉन, अगर नोटिस करो K1 C0 और K2, तो K1 K2 C0 अपॉन K1 प्लस, यही तो बचेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसे इसमें कुछ पढ़ने लायक चीज तो है नहीं, पढ़ाए जा रहे हैं हम। ठीक है, और जब भी हम इस तरीके से लेते हैं ना K1 C0 और K2 C0, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं ना वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कि हम थिकनेस को लेकर के चल रहे हैं, पूरी पूरी वैल्यू लेके चलते थे। तो अगर इसमें अगर हमें मॉडिफिकेशन करना होगा कि अगर आपने तो सर ले लिया K1 C0, लेकिन तब तो आपको थिकनेस D लेनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ना उसको D ले लो या फिर D माइनस T ले लो, डिपेंड करता है।
तो हम वैल्यूज उस हिसाब से चेंज भी करेंगे यहाँ पर। तो अगर मुझे इसको पूरी पूरी वैल्यू नहीं लेनी होगी तो हम क्या लेंगे, मतलब मैं अब इसको एक ही जगह पर सारा डेरिवेशन कर दे रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला तो सही है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि C1 C2 को एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। तो जैसा केस है, मान लीजिए C1 की थिकनेस कितनी, यहां पर कितनी थिकनेस ले रहे हैं, T, ये क्या ले रहा हूं T, और ये क्या ले रहा हूं D माइनस T, है ना, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो बनाओ भैया C1 की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, तो यूज करो इसमें से, बताओ क्या करोगे। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट है ना ए अपॉन क्या बताओ टी। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, K1, है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे K1, तो हमें क्या मिल गया, C1 मिल गया। ऐसे ही निकालो, K1 निकालो फिर K2 निकालो। फिर इसी प्रकार से अगर हमारा रिमेनिंग जो है C2 के लिए भी क्या करोगे, ये हो जाएगा K2 इंटू सी नॉट। अब इसकी थिकनेस कितनी है, D माइनस टी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, समझ गया मैं क्या करना चाह रहा था इतनी देर से। और यही चीज जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा C सीरीज आ जाएगा किस फॉर्म में बताओ, जो बेटा कॉमन है वो अलग कर लिया करो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में है, तो C1 C2 में एप्सिलॉन नॉट ए, और क्या कुछ कॉमन है नहीं, इसका होल स्क्वायर C1 C2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू टी इंटू डी माइनस, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा K1 K2, या सॉरी T इंटू, अरे ऊपर K1 K2 था यार, ऊपर K1 K2 था, नीचे ये मल्टीप्लीकेशन था K1 K2, ये T इंटू डी माइनस। पहले आराम से, थोड़ा कंफ्यूजन मेरी वजह से हो गया है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा आपको आराम आराम सिखा दूं। बेटा ये सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे भाई ये कॉमन था दोनों में, तो दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया, फिर बचा K1 बचा K2, और डिनोमिनेटर में क्या था T और इसमें क्या था D माइनस टी, तो T इंटू डी, ये न्यूमरेटर सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एडिशन में कॉमन लिया जाता है, तो जो कॉमन ले सकते हो ले लिया, बचा अंदर क्या बताओ, ये इसमें भी था और इसमें भी था, कॉमन ले लिया, तो K1 अपॉन टी प्लस K2 अपॉन, यही तो बचेगा। अब ये जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सीरीज, ठीक है। इतना डिफिकल्ट कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, परेशान ना हो। हमेशा उसमें टी जो है T/2, उसमें D/2 कर देंगे, आधा आधा कर देंगे, लेकिन सबसे कठिन क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला बन गया, तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। अगर किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना हो एग्जाम में, इतना कॉम्प्लेक्स ना दिखे, तो कैसे करेगा। अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, मैं बता रहा हूँ, मैं ये करता, पहले एयर निकाल लेता, मैं इसको भी छुपा लूंगा, इसको भी मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे थिकनेस बदलनी है ना, ठीक है, थिकनेस बदल के इतने का एयर निकाल लूंगा, इधर भी उतने का एयर निकाल लूंगा, ठीक है। फिर मुझे K1 K2 मल्टीप्लाई करना, तो सीधे सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगी, तो मैं कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स वैल्यू पुट ही नहीं करने वाला, मैं C1 C2 पुट करूंगा और नीचे C1 प्लस, तो इससे मेरी कैलकुलेशन कभी भी बहुत ही, मतलब एक साथ मत करो, टुकड़ों में सॉल्व करो, टुकड़ों में सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब वो फॉर्मूला देख करके आधे लोग बेहोश हो जाएंगे, ये क्या लिख दिया, है ना, तो ऐसे नहीं करना होता, आसान तरीका बनाओ। मैंने हर सबसे जो कठिन तरीका है वो आपको बता दिया, इससे आसान आप कर लो। सीरीज समझ में आ गया, सीरीज पहचान लोगे आगे से कभी भी अगर होगा तो, है ना। तो अब देखो आगे कि अगर हमें पैरेलल करना हो तो क्या करेंगे। अगर हमारा इसी प्रकार से n नंबर ऑफ हो, इसमें एक एयर लिया गया है, इसमें एक एयर लिया गया है, और एक आपका मीडियम कैसा है, देखो इस वाले फॉर्मूले के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये एयर वाला हिस्सा है और ये डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है, मैंने दोनों डाइलेक्ट्रिक लिया है, मैंने जो पढ़ा है उसमें दोनों डाइलेक्ट्रिक है, इसमें एक एयर है और एक डाइलेक्ट्रिक है, गलत कुछ भी नहीं है, ये वाला पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें n डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेट हमने रख दी, n नंबर ऑफ K1 K2 K3 है ना, थिकनेस T1 T2 और Tn तक, तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें अगर इक्विवेलेंट कभी निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप क्या करिए एप्सिलॉन नॉट ए और D माइनस, क्योंकि कुछ तो हिस्सा एयर का होगा इसलिए हम माइनस लगाया गया, रिमेनिंग दिस प्लस इंडिविजुअल T1 अपॉन, इस तरीके से K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन,
ये क्या कर रहे हैं, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस निकाल रहे हैं टोटल, मतलब सबका जोड़ लिया, T1 T2 ये कितनी मोटाई है और ये इसकी D है, तो D में से घटाएंगे, हो सकता है ये जीरो भी हो जाए। अगर हमें एयर नहीं होगा तो ये हिस्सा जीरो हो जाएगा बेटा, है ना, और अगर होगा तो ये हिस्सा कुछ वैल्यू दे देगा, तो जब कोई वैल्यू दे देगा तो ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इससे भी कुछ नहीं आएगा। जो भी करना है एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं, जो भी करना है एग्जाम में, सिर्फ कंसेप्ट। आपके पास 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 3। हमारे पास तीनों के मीडियम होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनाने की टेक्निक है। बस हर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस पकड़ना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पकड़नी है, और क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट ए से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अगर एयर होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू अलग अलग निकालने का, जब सारी वैल्यू निकाल लो, हो सकता है 5 हो मान लो, तो 5 बार निकाल लिया, फिर 1/C1 + 1/C2 इस तरीके से करेंगे, एक एक पेयर बना लेंगे, पेयर करके सॉल्व करते जाएंगे। 2 सॉल्व किया तो अब कितने बचेंगे भाई बताओ, 3 1 4, है ना। इस तरीके से हम रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हमें कभी ऐसा क्वेश्चन डिराइव नहीं करना पड़ेगा। हमेशा 2 या 3 के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, एग्जाम में 2 या 3, ठीक, इससे नहीं आएगा, आएगा भी तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में आएगा। ये क्यों पढ़ाया है फिर, ये इसलिए पढ़ाया है कि अगर कभी भी मतलब बहुत ही भयंकर किसी को पढ़ने की आदत हो तो ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा पैरेलल, वो भी सुन लो, पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 मिनट में आपको छोड़ देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल क्या कैसा दिखता है वो दिखा देंगे, क्योंकि पैरेलल में ही ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। पैरेलल में आपको एक चीज और अच्छे से आती है ना, कि पैरेलल में आपको ये पता है कि सर पैरेलल में तो सिर्फ ऐड करना होता है, सीरीज तो पढ़ ही लिया। पैरेलल जब जाने में आपको, जब एक टर्मिनल से 2 टर्मिनल पे जा रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव पर जाने के रास्ते कितने बेटा, देखिए एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। तो पैरेलल समझना और आसान होता है कि पैरेलल में कुछ स्पेशल हम कर नहीं रहे, हमें अलग अलग पाथ से जाना है। अब एरिया चेंज होती है, थिकनेस तो सेम रहती है, दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस सेम रहती है, बस और सिर्फ क्या बदल जाता है, एरिया बदल जाता है। 1 सेकेंड बस 1 सेकेंड, इसमें कंटेंट ज्यादा है नहीं, इसमें एक जगह कलर कहीं चेंज कर दूं, दिखने लगे, अरे छोड़ो यार, इतने में तो बना देते। चलो देखो पैरेलल सुन लो और फिर कर जाओ। इसका डायग्राम अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, हमारे पास एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये पॉजिटिव हो गई और नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एरिया, हमारे पास अब हमारे पास एरिया रिड्यूस होगा, ठीक, थिकनेस दिख रही है आपको डी, और दूसरा थिकनेस इसकी भी कितनी है डी, बट एरिया देख रहे हो, एरिया एक का मान लो ए है और एक का ए डैश, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, a/2 a/, समझ रहे हो, एरिया फर्क पड़ेगा इसमें। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, मेरे पास कितने रास्ते हैं, एक व्हाइट वाला एक ग्रीन वाला, राइट, तो ये कैसा सर्किट हो गया, पैरेलल। ठीक है, अब C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, अगर किसी को याद है तो K1 × C0। तो अगर C0 अगर कोई सीखेगा तो C0 अगर कोई देखेगा तो वही भूल जाएगा, देखेगा नया कैपेसिटर इसका एरिया A है, तो क्या लिखेगा भाई, एप्सिलॉन नॉट A/D, जहां क्या लिखेगा, एप्सिलॉन नॉट A'/, इसलिए इसने A2 लिखा। ठीक है, तो चलो भाई इसको भी A1 कर देता हूं, A2 कर देता हूं, ताकि मैच कर जाए, समझ गया। तो ये फॉर्मूला लिखना आता है, तो इस तरीके से ये आसान हो गया। अब ऐड करना है, एक तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, सिंपल एडिशन होगा, और न्यूमरेटर में सब कुछ रहेगा, एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम देखो डी आएगा, है ना, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 + C2, उसी को सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से क्या क्या कॉमन हो रहा है, एप्सिलॉन कॉमन हो रहा है, तो एप्सिलॉन कॉमन ले लोगे तो बचेगा K1 A1 + K2 A2 D। ठीक है, ये तेरा फॉर्मूला हो गया, देख कितना आसान है। ठीक है, ये बेटा पैरेलल हो गया। क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड से, कुछ पैरेलल होगा कुछ सीरीज होगा। मान लो इसी को मैं टुकड़े में कर दूं ऐसे ऐसे, देखो ये सीरीज में हो गया और ये पैरेलल में, आप मतलब ये दोनों ब्रांचेज हैं, लेकिन ये ब्रांच में 3 कैपेसिटर लगे हैं, इसमें 3 है, अरे 1 2 3, ये सीरीज, इसको सॉल्व करोगे तो एक ब्रांच बनेगी, जो भी ये आएगा इसका नेट वो इसके साथ पैरेलल में रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो मतलब पढ़ते आसान है, करते कठिन है।
ठीक है, तो ये आपका यहीं पर सारा सर्किटरी खत्म हो गया, इससे सिवाय कुछ भी नहीं है इसमें। और क्वेश्चंस करना है, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट। एक आपका ये कर देंगे, दूसरा आपको अगर हम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही बचा है, मतलब इसमें यार टाइम नहीं लगेगा, आपका मेन फंडा जो है चैप्टर का वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इसको समराइज करेंगे चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।